नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी ट्रंप चचा अब डाकू बन चुका है और समुद्र के अंदर डकैती भी इसने शुरू कर दी है। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द है एक देश के राष्ट्रपति की तरफ से। साथ ही ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने मुजतबा को 90% खत्म कर दिया क्योंकि हमने बहुत बुरी तरीके से इसे घायल किया है। और एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि अब अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में रशिया भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि रशिया का कयामत का प्लान अब कहां पहुंच चुका है, ईरान के तेहरान के अंदर पहुंच चुका है। और ये प्लान आने के बाद में बड़ी खतरनाक तरीके से हड़बड़ी मची हुई है। अमेरिका लगातार इसके ऊपर निगरानी करने का काम कर रहा है, क्योंकि इस विमान की खास बात यह है कि ये कोई वीआईपी के लिए नहीं उड़ता है या फिर सामान्य तरीके से नहीं उड़ता है, बल्कि अगर दुनिया में बड़े युद्ध छिड़ जाए या फिर बड़ा परमाणु हमला होने वाला हो, उससे पहले ये उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो वाकई में सोचने वाली बात है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अब तक युद्ध में क्या हो चुका है, रशिया का प्लान उड़कर ईरान के तेहरान में क्या कर रहा है, एक भारतीय व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके ऊपर किस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, और ट्रंप चचा को जो डाकू की संधि से संबोधित किया गया है उसके पीछे की वजह क्या है, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा देखिए, कुछ समय पहले ईरान की तरफ से खबर निकल के गई थी कि भाई साहब ट्रंप चचा इस बार युद्ध में जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्लान हमारा क्या है, मारना है। और अभी ईरान ने 13 लोगों की हिट लिस्ट जारी करी है, उनमें ट्रंप चचा अव्वल नंबर पर चल रहे हैं। इधर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि भाई साहब हमने मुजतबा के ईरान को लगभग 90% खत्म कर दिया है। अब 90% खत्म कैसे किया? ईरान के ऊपर पहले से ही कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं, बावजूद प्रतिबंध के बावजूद भी वो रशिया के साथ व्यापार कर रहा था, चाइना के साथ व्यापार कर रहा था, और इसी व्यापार से ईरान को जो जो पैसा मिलता था उस पैसे से ईरान ने कई प्रकार के विमान बनाए। यानी अब अमेरिका दावा कर रहा है कि 159 सैन्य जहाज जो हैं वो अमेरिका ने उड़ा दिए हैं, 200 विमान अमेरिका ने उड़ा दिए हैं, तीनों सेना को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जल थल नभ जो तीनों सेनाएं हैं उसको भी अमेरिका पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका है। साथ ही ईरान के पास में जितने भी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम जो खास करके जमीनीगत स्तर पर दिखाई दे रहे हैं वो भी अब पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं, और लगभग 90% इसकी मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, जितने भी विमान और सैन्य हो, इन सब को हमने खत्म कर दिया है। अब ईरान के पास कुछ बचा है तो वो केवल 10% चीजें ही बची है। यानी इतना करने के बाद हमने ईरान को कई दशक पीछे धकेलने का काम कर दिया है। किसकी तरफ से कहा गया है? ट्रंप की तरफ से कहा गया है। साथ ही ट्रंप बोल रहा है कि ईरान बार बार बोल रहा था ना कि हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई जहाज निकल के दिखाए, तो अब हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ रहा है? अमेरिका के कंट्रोल में आ रहा है। और अमेरिका का ट्रंप चचा बोल रहा है अब यहां से ईरान टैक्स वसूल नहीं करेगा, बल्कि तेरा भाई करेगा, यानी कि हम करेंगे। अब देखो हो क्या रहा है, आप सभी को पता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ईरान, ये मिडिल ईस्ट का मैप है, ये आपको ईरान दिखाई दे रहा है, ये रहा यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, सारे देश आ गए। ये इधर रहा पाकिस्तान और ये रहा हमारा देश। ठीक है भाई, ईरान के जस्ट नीचे एक स्थान है, ये वाला, ये क्या है, जिसे हम कहते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया के 4 चौक पॉइंट है, 4 हैं, उनमें से 2 कहाँ हैं? एशिया में ही है। यानी एक ही आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा कौन सा है? मलक्का स्ट्रेट, जिसके ऊपर कंट्रोल कौन कर सकता है? भारत कर सकता है। दूसरे पे कंट्रोल कौन कर सकता है? ईरान कर सकता है। तो ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, यहां से पिछले कई दिनों से जहाज नहीं निकले हैं। यानी आज अगर देखा जाए तो 2,500 से 3,000 जहाज अभी भी यहाँ फंसे पड़े हैं, और पूरी दुनिया में किल्लत आ रही है किसकी? पेट्रोल, डीजल, गैस की, क्योंकि सारी की सारी सामग्री यहीं से निकलती है। अब आप बोलोगे यहां से ना निकले दूसरी जगह से निकल सकता है। भाई साहब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये रहा ईरान, ये रहा इराक, ये रहा सऊदी अरब, ये रहा यूएई, ये रहा ओमान, आपको यूएई, ये रहा कुवैत,
ये जितने भी देश आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब का तेल गैस सब इकट्ठा होकर कौन से रास्ते से निकलता है? यही इकट्ठा होता है और यही पर्शियन गल्फ से होते हुए, हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए जो भारत की तरफ आ रहा है, वो भारत जापान की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है, ये कोरिया की तरफ जा रहा है, सब इधर। अगर अमेरिका या फिर यूरोपीय देश पश्चिमी देशों में पहुंचाना है तो फिर इस तरफ होते हुए ये इस तरफ होके इजराइल के पास में होकर निकल जाएगा, स्वेज कैनाल से होते हुए। अब देखो, ईरान ने यहां पर क्या कर रखा है, काफी टाइम से नाकेबंदी कर रखी है, बैठा है आराम से। अब अमेरिका बोल रहा है कि ईरान के पक्ष में नहीं है हॉर्मुज स्ट्रेट, यानी अब हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान पैसा नहीं लेगा, बल्कि कौन लेगा? अमेरिका लेगा, वो भी 20%। अब 20% तो दुनिया के जहाजों के लिए है। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि ये क्यों लेना चाह रहा है। 20% तो दुनिया के जहाजों के लिए है, पर ईरान को मैं नहीं बख्शूंगा। ईरान और ईरान से खरीदी करने वाले जहाजों के ऊपर अलग से टैक्स लगेंगे। यानी अगर ईरान का कोई जहाज निकल रहा है तो उससे 40% टैक्स भी लग सकता है, 60 भी लग सकता है। और इस देश से कोई भी खरीद रहा है, चाहे रशिया हो गया है, चाइना हो गया है, या फिर भारत ही क्यों ना हो जाए, अगर वो यहाँ से खरीदते हैं तो उन देशों से मैं और भी ज्यादा पैसा यहाँ पे वसूल करूंगा। अब ये क्यों कहा, इसको जानने से पहले आप जरा ये भी जान लो। आज अभी सुबह खबर निकल के आती है कि भाई साहब इस यूएई से, यहाँ से यूएई से क्या है, 2 जहाज रवाना हुए थे भारत के गुजरात के तट की तरफ यहाँ आने के लिए। तभी ईरान ने क्या किया, फायरिंग करी, जिसकी वजह से 8 भारतीय घायल हो गए और 1 क्रू मेंबर की हो गई है मृत्यु। जिसके बाद में भारत के अंदर भारी वाला गुस्सा छाया हुआ है। भारत के दूतावास ने ये ईरान के राजदूत को तलब किया कि भाई साहब भारतीयों को टारगेट करने का ठेका ले रखा है क्या हर बार? मतलब इस बार भी आपने क्या किया है, भारत को टारगेट किया है। युद्ध इनका चल रहा है और हर बार टारगेट कौन हो रहा है, एक भारतीय हो रहा है। तो इस बार ईरान को जवाब देना पड़ेगा कि बार बार भारतीयों को टारगेट करने के पीछे की वजह क्या है। अब आप देखो, ये आपको मार्को रूबियो दिखाई दे रहा होगा, जो कि अमेरिका का है। इसने 23 तारीख को, अभी 23 तारीख को यह स्टेटमेंट दिया था कि भाई साहब आप किसी भी हॉर्मुज स्ट्रेट हो या किसी भी दुनिया का चौक पॉइंट हो, वहां से किसी भी देश को अधिकार नहीं है कि आप पैसा वसूल कर सको। और ये ईरान को तो कतई अधिकार नहीं है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने घर से नहीं बनाया है ना, ये प्रकृति की देन है। आप यहाँ से पैसा वसूल नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। अरे भाई साहब, जब तुम ये बात बोल रहे थे तो फिर तुम्हारा ट्रंप चचा कैसे यहाँ से 20% पैसा वसूल करने की बात कर रहा है? और इस बात को लेकर ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं पैसा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कई दिनों से इस हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए, ताकि दुनिया भर के जहाज आसानी से गुजर सके, उसके लिए कोई और देश की यहाँ पर सेना नहीं आई, केवल अमेरिकी सेना आकर बैठी है। और अमेरिका ने पूरी दुनिया को बचाने का ठेका ले रखा है। इसके लिए हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया और वो पैसा हमें निकालना पड़ेगा। जब हमारी कोई मदद नहीं करेगा, नाटो देश भी मदद नहीं कर रहा है, दूसरे देश भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जगह हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए हम यही वसूली लेंगे और इसी वसूली से क्या करेंगे, वापस पैसा बनाएंगे। जैसे ये स्टेटमेंट आता है, ये आपको ब्राजील के राष्ट्रपति लूला जी दिखाई दे रहे होंगे। इनकी तरफ से कह दिया गया कि भाई साहब ट्रम्प तू क्या एक नंबर का डाकू है। क्या है? डाकू ही है। डाकू पहले समुद्र के अंदर डकैती किया करते थे, फिरौती मांगते थे। आज तू खुलेआम यहाँ पर फिरौती मांग रहा है। क्या बोल रहा है कि टैक्स के रूप में पैसा चाहिए, जबकि अमेरिका का इतिहास रहा है कि अब तक फिरौती लेने वालों का इलाज अमेरिका ने किया, और ये अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है मैं तो पैसा वसूल करूंगा। तो लूला जी की बात से आप कितना सहमत हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आज की सबसे ज्यादा भयानक तबाही मचाने वाली जो खबर है वो ये है, आप जरा देखिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रशिया का प्लान है। रशिया का एक बहुत ही खास विमान है। रशिया इसे अपना कमांड पोस्ट कहती है। क्या कहती है? कमांड पोस्ट। अब ये रूस से उड़कर कहां पहुंच गया है, तो ये पहुंच गया है यहां पर। ये है ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर ये आकर पहुंच गया। कहां से? रशिया से। अब ये जैसे यहां पर आया तो खलबली मच गई, खास करके अमेरिका के मन में। भाई साहब ये विमान यहां पर कर क्या रहा है? अच्छा, ये आया किस लिए है, क्या हो सकता है, ये जानो उससे पहले आप थोड़ा इस विमान के बारे में सुन लो कि ये विमान ऐसा क्या मतलब खासियत रखता है जिसकी वजह से लोग घबरा रहे हैं। इसे रशिया अपना कमांड पोस्ट कहता है। इसका नाम है TU-214 PU इसका नाम है। अब
इस ये जो आपको दिखाई दे रहा है विमान, इसके अंदर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बैठ सकता। इसके अंदर रशिया के जो बड़े बड़े सैन्य अधिकारी हैं वो बैठते हैं, या फिर राष्ट्रपति पुतिन बैठते हैं। ठीक है भाई, अब ये इसके अंदर बैठते हैं। ये विमान हर किसी समय नहीं उड़ता है कि नॉर्मली चलो घूमने का मन हो गया है कि ट्रंप चचा भी बैठ गए, कि पुतिन भी बैठ गया, कोई और भी बैठ गया, घूम के आ गए। नहीं, ये विमान केवल दो ही परिस्थिति में उड़ता है। दो परिस्थिति, या तो दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई हो, ऐसी जंग जिसमें रशिया के जितने भी कमांड पोस्ट है, यानी जहां जहां से ये कमांड करते हैं, जहां जहां से बताते हैं कि यहाँ यहाँ युद्ध की रणनीति बनेगी या फिर परमाणु अटैक के लिए हमला देते हैं, अगर वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए तो ये उड़ता है। दूसरा, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ते छिड़ते वो परमाणु की आहट दिखाई दे कि अब परमाणु युद्ध हो सकता है, तो ये आपको उड़ता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये चलता फिरता रशिया का कमांड पोस्ट है। यहीं से बैठे बैठे रूस की तीनों सेनाओं को कमांड किया जा सकता है, उन्हें किसी भी प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। इसी प्लेन के अंदर बैठे हुए, इसी विमान के अंदर बैठे बैठे रशिया का पुतिन क्या कर सकता है, लगभग जितने भी परमाणु हथियार हैं उनका बटन यहां से दबा सकता है, दुनिया में तबाही मचा सकता है। यानी इस प्रकार का ये विमान है। अब ये विमान उड़ने के बाद में अमेरिका भी इसके ऊपर निगरानी बनाए हुए हैं कि ये तेहरान के अंदर कर क्या रहा है। अब कुछ एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया कि ये क्यों आया होगा, क्योंकि अभी तक इसकी जानकारी क्लियर तरीके से सामने नहीं आई। तो एक्सपर्ट ने जो दावा किया है वो आप देखिए। रशिया का विमान आने की पहली वजह यह है कि हो सकता है ईरान और रशिया के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही हो। दूसरा सवाल यह है कि जब हाई लेवल मीटिंग करना है तो तेहरान में जगह की कमी है क्या, रशिया में जगह की कमी है क्या, किसी और जगह भी हो सकती थी? नहीं, किसी और जगह इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि अभी अमेरिका ने खुलेआम जो है ईरान के ऊपर निगरानी कर रखी है, और अगर इस समय ईरान किसी पे भरोसा करता है तो वो रशिया है। इसीलिए रशिया के विमान के अंदर बैठकर बात करना ईरान के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। इसलिए हो सकता है कि अमेरिकी निगरानी से बचने के लिए इसके अंदर हाई लेवल की मीटिंग चल रही हो। अगर ईरान बोल दे कि भाई साहब बड़ी खतरनाक तबाही मचने वाली है, क्योंकि अब तक अमेरिका ने बड़ा नुकसान पहुंचाया और अब हमारे पास जो गुप्त रूप से परमाणु है शायद उसके पास हो, या फिर यूरेनियम इनरिचमेंट और ज्यादा हाई लेवल उसने कर दिया हो, बना लिया हो, या किसी और तरीके से अटैक की तैयारी कर रहा हो, तो वो यहाँ पर रशिया को ये बता सकता हो कि आप भी तैयार रहिएगा क्योंकि हमें आपकी जरूरत हो सकती है। और जब इनकी जरूरत होगी तो रशिया कहाँ पहुंच जाएगा? सीरिया के अंदर पहुंच जाएगा। सीरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर रशिया का सैन्य अड्डा मौजूद है। दूसरा, काला सागर के अंदर ये पहुंच जाएगा, है ना। फिर कैस्पियन सागर के अंदर तक पहुंच जाएगा। कजाकिस्तान के अंदर भी पहुंच सकता है क्योंकि यहाँ पर रशिया का सैन्य अड्डा मौजूद है। तो आसपास के देशों में पहुंचकर ईरान की मदद कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि आसपास के देशों के अंदर पहुंचकर मदद करेगा क्या? सीधे रशिया युद्ध के अंदर नहीं कूद सकता। उसके पीछे की भी वजह है। रशिया सीधे अमेरिका और ईरान के युद्ध के अंदर नहीं कूदेगा क्योंकि भाई साहब पहले से ही रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, वो क्या खत्म थोड़ी हो गया। दूसरा, आप सभी को याद होगा पश्चिमी देशों ने अनाप शनाप तरीके से रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो वो भी एक वजह है। और तीसरी वजह कि जितने भी प्रतिबंध अभी हैं और भी प्रतिबंध बढ़ने के चांसेस हैं, इसलिए खुलेआम तो सपोर्ट नहीं करेगा पर गुप्त रूप से तकनीकी सहायता दे सकता है, इनको हथियारों की सहायता दे सकता है, या फिर ऐसी गुप्त जानकारी जो ईरान को पता होनी चाहिए वो जानकारी भी ये क्या कर सकता है, साझा कर सकता है। तो खुफिया जानकारी देगा और इसके अलावा हथियार, तकनीक, इस प्रकार की कूटनीतिक सहयोग करने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं क्योंकि रशिया और ईरान के रिश्ते काफी ज्यादा बेहतर है। और अगर रशिया ने इस प्रकार की जानकारी दी और ये अमेरिका को पता चल गया तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक और बड़े युद्ध की आहट आपको दिखाई देगी। क्योंकि अब तक तो रशिया इन्वॉल्व हो रहा है, कल चाइना भी इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि चाइना 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगवाता है, और जब ये बाहर से मंगवाएगा और यहाँ ईरान से जब तेल नहीं पहुंचेगा तो चाइना परेशान होगा, और इसी परेशानी के चलते कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। तो अभी रशिया आ रहा है, कल चाइना भी आ सकता है, हो सकता है भारत भी आ जाए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि इस युद्ध का क्या परिणाम है।
ट्रम्प को किस प्रकार की रणनीति अपना लेना चाहिए, या फिर ईरान के अंदर जो 90% नुकसान पहुंचा चुका है अमेरिका, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर से लिखिएगा। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।